Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated September 23rd, 2024 and the day is Monday. हफ्ते का शुरुआत हुआ है, एकदम नए जोश के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि मंडे है, पहला दिन है। चलिए, तो पहली जो हेडलाइन है वो ये है कि यूएस में जो समिट हुआ, किसका, तो क्वाड्रिलेटरल समिट हुई, ठीक है। उसमें इंडिया ने क्या बोला है, मोदी जी ने, इंडिया यानी कि मोदी जी तो रिप्रेजेंट करते हैं ना, क्वाड में इंडिया ने क्या बोला है, चाइना को सिग्नल करते हुए कि क्वाड किसी के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन क्वाड यहाँ पे स्टे करने के लिए है, मतलब क्वाड अभी रहेगा लेकिन किसी के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। और इस समिट में बहुत सारी चीजें जिसमें हम डिस्कस करेंगे। यूएस के ऊपर बात हुई, गाजा का इशू किया गया, यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में भी बात की गई, तो इस पे तो डिटेल में बात करेंगे। दूसरी चीज आप ये देख सकती है, बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट क्लियर कर दिया 3000 टन हिल्सा मछली का इंडिया में। देखो, हिल्सा मछली जो है ना, वो बंगालियों के लिए, जो वेस्ट बंगाल के होंगे, जो आप लोग देख रहे होंगे, आपको पता ही होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट मछली आप लोगों के लिए और बहुत टेस्टी भी होती है। जो खाते हैं नॉन वेजिटेरियन उनको पता है, और उतनी ही एक्सपेंसिव होती है मछली। तो ये मछली ना, जैसे वेस्ट बंगाल में लोग पसंद करते हैं, वैसे बांग्लादेश में, और अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, तो यहाँ इंडिया से बांग्लादेश में मछली एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। तो जब बांग्लादेश क्लियर कर देता है ये एक्सपोर्ट, मतलब हिल्सा इंपोर्ट होता है बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश से, सॉरी आई एम सो सॉरी, बांग्लादेश से इंपोर्ट होता है हिल्सा, तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है 3000 टन हिल्सा मछली इंडिया के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, इंडिया, बांग्लादेश से इंडिया हिल्सा मछली जाएगी। ये मछली दुर्गा पूजा में लोग खाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव कर दिया। आपको पता ही, शेख हसीना जी के जाने के बाद वहां पे एक नई गवर्नमेंट आ गई है, तो वो गवर्नमेंट जो है वो इस वजह से, क्योंकि वो न्यू गवर्नमेंट है, तो डर था कि कहीं वो क्लियर करेंगे नहीं करेंगे, पर उन्होंने क्लियर कर दिया। तो हिल्सा मछली बांग्लादेश से इंडिया जाती है, और देख सकते हैं आप 2019-20 में 476 टन गई थी, 20-21 में तो इतना ज्यादा गया था हिल्सा मछली, 21-22 में भी काफी ज्यादा गए थे, एक 1.5 लाख के भी ऊपर, मतलब आप समझ सकते हो। और मतलब 1 लाख समथिंग जा रहा है, बहुत बड़ा ये अमाउंट होता है। फिर इधर 1 लाख के ऊपर, अभी जो है वो यहाँ पे अराउंड टन्स में, ये सारे टन में है, 2023-24 में ये रहा इसका डेटा, लेकिन अब इन्होंने क्लियर कर दिया है, तो अब इम्पोर्ट होगा 3000 टन, बहुत होता है ये। दूसरी चीज आपको पता ही कि हमारे मोदी जी क्वाड समिट के लिए यूएस पे गए थे, ठीक है, तो वहां पे बाइडन ने होम में अपने घर पे बुलाया था मोदी जी को होस्ट करने के लिए, और क्या बोला था बाइडन ने कि इंडिया और यूएस के टाइज, यानी उनके जो संबंध है और भी ज्यादा नजदीक हो चुके हैं, और भी ज्यादा डायनेमिक हो चुके हैं। डायनेमिक एक बहुत अच्छा टर्म है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, डायनेमिक का मतलब एक चीज पे नहीं है, बहुत सारी चीजों पे ये जो संबंध है वो है, ठीक है। और दूसरी जो फ्रंट न्यूज पे न्यूज इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रंट पेज पे, वो ये है कि ढाका का, वेस्ट बांग्लादेश की कैपिटल, वहां पे अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अदानी जी का एक पावर प्लांट है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात किया था, झारखंड गोड्डा का, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने की बात की जा रही थी। ग्रिड था, इंडिया का पावर ग्रिड, वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, लेकिन अथॉरिटी जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस कनेक्शन को थ्रू लखीसराय। लखीसराय आपको बताइए बिहार में कहाँ है लखीसराय, है कि नहीं। तो आप लोग जान सकते हैं कि जो नया इंटरिम गवर्नमेंट का ढाका का, वो बोले कि वो रिव्यू करेंगे 2017 का जो अग्रीमेंट था अदानी पावर के साथ, जिसमें बैकअप प्लान में इलेक्ट्रिसिटी सेंड करने की बात की जा रही थी, 16,000 मतलब 1600 मेगावाट थर्मल प्लांट गोड्डा झारखंड से, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया था कि अभी उस पर रोक लगा दी गई है, चेकअप हो गए, ठीक है, और लखीसराय के थ्रू ये जाएगा जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक। तो लखीसराय क्योंकि बिहार में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक, अदानी का ये पावर प्लांट है। चलिए अब हम लोग डिटेल में न्यूज को देखें, लेट्स मूव। देखिए, आपको पता है कि अभी क्वाड की ग्रुपिंग हुई, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो है वो मीट किए। ग्लोबल टेंशन आपको पता है कितना ज्यादा चल रहा है, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने संडे को कहा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वाड जो है वो किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए है, क्योंकि क्वाड जरूरी है। क्वाड जो है वो इंटरनेशनल ऑर्डर मेंटेन करके रखेगा, वो रिस्पेक्ट करेगा सॉवरेनिटी, ठीक है, अपना जो अपना जो इंडिपेंडेंस होता है ना अपने अपने नेशन का, उसको सॉवरेनिटी बोलते हैं। सॉवरेनिटी वैसे इंडिपेंडेंस है नहीं, बहुत ब्रॉड टर्म है, पर आप लोग को अगर छोटे में समझना है तो समझिए, अपनी कंट्री खुद जो इंडिपेंडेंस बोले कि मैं, मेरा खुद का वजूद है, तो वो सॉवरेन है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए मोदी जी का ये रिमार्क जो ये 6th क्वाड मीटिंग समिट जो हुई है उसमें आया है, जो कि कहाँ पे हुआ है, यूएस में हुआ है, बाइडेन जी के होम टाउन में हुआ है, जो कि कहाँ पे है, डेलावेयर में, ठीक है। और यहाँ पे चाइना के अग्रेसिव बिहेवियर के बारे में बात
बात की गई है, लेकिन थिनली वेल्ड रेफरेंस है। वेल्ड का मतलब क्या होता है? पल्लू। पल्लू के अंदर, पल्लू का मतलब ये लिटरल पल्लू नहीं हुआ, ये पल्लू का मतलब हुआ कि छिप के ये रिस्पॉन्स किया गया है, ठीक है। तो ये वाली चीज है। बाइडेन जी ने अपने ये कमेंट किया इसी मीटिंग में, ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि चाइना का नाम तो नहीं लिया, पर उन्होंने ये बोला कि एक कंट्री है जो टेस्ट कर रही है हम लोग को अक्रॉस ऑल द रीजन, ठीक है। तो इसके बारे में बात की। सबसे बड़ी बात है कि बाइडेन जी ने मोदी जी को अपने घर पे बुलाया था डेलावेयर में, तो वो इम्पोर्टेंट। तो चलो इसी हाथों हम लोग कोड को देख लेते हैं। हमने कई बार कोड के बारे में बात किया, लेकिन फिर भी बार बार देखते रहने से ये रिविजन होता है। कोड है क्या? ये ग्रुपिंग है 4 डेमोक्रेसी की, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान आता है। एम क्या है इनका? तो फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। फ्री होगा, ओपन होगा, प्रॉस्पेरस होगा, कौन सा? इंडो पैसिफिक रीजन। आइडिया किसने दिया था? तो सबसे पहले क्वाड का आइडिया जो था वो प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर? तो जापान के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। शिंजो अबे ने 2007 में दिया था। ये बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, और इनकी डेथ के बाद हम इंडिया तक शोक मनाया था, ठीक है। पीएम शिंजो अबे को इंडिया ने, ठीक है, शिंजो अबे को इंडिया ने एक सम्मान दिया है, एक अवार्ड दिया है, वो एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है जो पीएम शिंजो अबे को मिला था। वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पीएम शिंजो अबे को इंडिया ने कौन सा अवार्ड दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो शिंजो अबे जी ने सबसे पहले ये आइडिया मूट किया था। मूट का मतलब होता है सबसे पहले जो आइडिया देता है। और 2017 में ये चीज जो है वो बन गई क्वाड, जिसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल कोएलिशन। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 जब एंगल्स होते हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो यहाँ 4 कंट्रीज है, तो वो चारों कंट्री आपको पता ही है। ये किस चीज के लिए आया है? तो देखो, ये तो चाइना को काउंटर करने के लिए, भले ही अपने से अपफ्रंट जाके नहीं बोलते कि चाइना को काउंटर करना है, लेकिन अगर फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन चाहिए ना, तो चाइना को काउंटर करना ही होगा, क्योंकि चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मदद से और भी डेट डिप्लोमेसी कर करके, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कर करके जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, उस पर अपना दबदबा बचाने की कोशिश करता है। एक तो इन्होंने अपना जो क्या नाम है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उसके द्वारा तो पूरा ऐसे इंडो पैसिफिक को घेर ही लिया है, ठीक है। उसके अलावा भी जो है, आप एक चीज मुझे आपको पता ही होगा, ये जो, एक सेकेंड, क्या करता है चाइना? चाइना अपना क्या करता है ना, चाइना बहुत सारी चीजें करता है, जिसमें चाइना को क्यों काउंटर करने की जरूरत है, तो ये मैंने इधर लिख दिया आप लोगों के लिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, डेड ट्रैप डिप्लोमेसी, मिलिट्री स्टेशंस बना के रखे चाइना ने। जैसे कि एक मिलिट्री स्टेशन जो चाइना ने इंडो पैसिफिक रीजन में बना के रखा, वो सोलोमन आइलैंड्स में, ठीक है। कहाँ पे? सोलोमन आइलैंड्स, ठीक। तो यहाँ ये सब क्यों बना रहा है चाइना? ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको कहीं ना कहीं वो अपने कब्जे में कर सके। तो इसको काउंटर करने के लिए क्वाड की बहुत जरूरत थी। उसके अलावा क्वाड से ये चारों कंट्रीज जो है ना, वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह मदद करेंगे। जब अगर इंडो पैसिफिक रीजन में बाकी किसी कंट्री को प्रॉब्लम होगी तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी क्वाड। तो ये कुछ क्वाड से रिलेटेड चीजें थी। नेक्स्ट, इसी से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया और यूएस ने एंटर किया एक अग्रीमेंट टू सेटअप अ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। आपको पता है सेमीकंडक्टर जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है इस पॉइंट पे, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है वो हमारे जितने भी डिजिटल रेवोल्यूशंस है उसमें मदद करता है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए। तो इसके लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत है। पर इंडिया में इतना अच्छा कोई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेशन नहीं है। हम लोग जो है वो चिप डिजाइनिंग में भले ही एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो सेमीकंडक्टर फैब सेटअप करने की बात की जा रही है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और इंडिया यूएस ने इसके लिए पैक्ट साइन किया, ठीक है। ये नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन होगा। ये जो फैब है ये फोकस करेगा एडवांस सेंसिंग, कम्युनिकेशन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इसके बारे में बता रही है फैब के बारे में, ठीक है। और इंडिया का एक सेमीकंडक्टर मिशन है और एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है भारत सेमीकंडक्टर, थर्ड टेक और यूएस स्पेस फोर्स स्टेशन के बीच में। तो अब इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा एक पैरेलल इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील है, जिसमें फैब टाइटल किया गया क्या? शक्ति और पावर would not be the only technology partnership between India and US, but also a first in a quad 4 term। देखो ये इंपॉर्टेंट क्या लाइन है, जो ये सेमीकंडक्टर फैब सेटअप होगा ना, इसको क्या टाइटल नाम दिया गया है? तो शक्ति। अब यहाँ पे ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, शक्ति। ये शक्ति जो है पहली ऐसी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप इंडिया और यूएस के बीच में नहीं है, पहली क्वाड के बीच में भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर अभी इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप सोच नहीं सकते। अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हम लोग को अलग लेवल पे लेके जाएगी। अगर इंडिया ने सेमीकंडक्टर मार्केट को ग्रैब कर लिया ना, तो हमारा इकोनॉमिक, हम इसके अभी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 चल रहा है।
एक सेकेंड, ये क्या चल रहा है अभी? ये अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसको कहते हैं जब कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है वो ओवरऑल टेक ओवर कर लेती हैं, जिसमें एआई, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके लिए सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, और सेमीकंडक्टर का जरूरत पड़ने के लिए यू नीड टू हैव सम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पर कोई जैसे ताइवान, यूएस, ये सारे ना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में टॉप पे चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को साउथ कोरिया, ये सारे जो है ना सेमीकंडक्टर में काफी इंपॉर्टेंट इनका रोल है, तो इन सब के लेवल तक आने के लिए हमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमने अर्ली कैच कर लिया इस मार्केट को, तो ही हमें इस पे कोई किसी तरह का इंपॉर्टेंस हो पाएगा। तो आपको बता दें कि जो गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड है, ये सेमीकंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर हैं जो इंडिया को इंपोर्ट बिल बढ़ाते हैं, क्योंकि इंडिया के पास ये नहीं है। तो इंडिया अगर एक पैक्ट साइन कर लेगा यूएस के साथ, तो इससे इंपोर्ट बिल हमारा कम होगा, हमें कम जरूरत, इंपोर्ट के पैसे कम, क्योंकि जब बायलेटरल करते हैं ना तो पैसे कम होते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब करके इस न्यू अरेंजमेंट को ग्लास सीलिंग ब्रोक की गई है टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी में, ऐसा इंडिया और यूएस ने कहा है, ठीक है। और ये जो है आईसीटी, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। ये इंडिया पार्टनरशिप ज्वाइन करके इंडिया एक इलीट नेशन बन जाएगा, जिसके पास कैपेबिलिटी होगी मैन्युफैक्चर करने की इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को, ठीक है। तो इंडिया एक इलीट नेशन में चला जाएगा। यहाँ से आपके लिए प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको कहा था, एक तो गैलियम नाइट्राइड और दूसरा कार्बाइड, ये दोनों सेमीकंडक्टर, ये नाम इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कभी भी आए तो आपको याद रहेगा कि ये क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड। कौन सा कार्बाइड? सिलिकॉन कार्बाइड। ये सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। और यही सेमीकंडक्टर जो है वो इंडिया को जो है वो एक नेक्स्ट जनरेशन इलीट क्लास में लेके चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं। आपको पता ही हमारी बुक है तर्कश, जिसे आप प्रीलिम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमारी अभ्यास प्रैक्टिस बुक भी है, हिंदी मीडियम के लिए भी है। लेट्स मूव ऑन। देखिए, अभी बता दूं आपको, श्रीलंका में हमने डिस्कस भी किया था कि श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले थे। इसमें कौन जीता? तो अनुरा कुमार दिसानायके, ये एक मार्क्सिस्ट है, ठीक है। और इनकी बहुत हम्बल बिगिनिंग है, यानी हम्बल बिगिनिंग मतलब बहुत ही ऐसे कोई बहुत अमीर खानदान से नहीं आता, जबकि खानदानवाद बहुत है श्रीलंका में, ठीक है। नेपोटिज्म जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत है उधर। लेकिन आपको पता ही, हमने जब बात की थी तो हमने बात किया था कि इन लोगों का एक पूरा फैमिली चलता है, कैसे 2020 के 22 के अराउंड जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। इस पे सब हमने डिटेल में बात की है, आप लोगों को पता होगा। और कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली राजपक्षा, ये लोग जो इतनी इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं वहाँ पे फैमिलीवाद चलता है। लेकिन ये जो अनुरा कुमार दिसानायके हैं, ये एक मार्क्सिस्ट है, इनकी हम्बल बिगिनिंग है, ठीक है। इन्होंने जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे रानिल विक्रम सिंघे, उनको हटा के अनप्रेसिडेंटेड सेकेंड राउंड ऑफ वोट काउंटिंग जीत ली है। दिसानायके को प्रो वर्किंग क्लास स्टांस रखा जाता है। जो भी आपको पता ही होगा, जो मार्क्सिस्ट होते हैं ना, वो वर्किंग क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनको कितना वोट मिला? तो 42.31% मिला, द मोस्ट बाय एनी कैंडिडेट इन द फर्स्ट राउंड, आफ्टर विच इलेक्शन कमीशन बिगैन टेलिंग द सेकेंड राउंड। और फिर इनको विक्ट्री मिल गई, नॉट ओनली अ पर्सनल, और इनकी विक्ट्री सिर्फ इनकी विक्ट्री नहीं है, इनकी पार्टी की भी विक्ट्री है। और अब जो है ये ओथ लेंगे प्रेसिडेंट की तरह। बट ये एक वाटरशेड मूवमेंट भी है एक लेफ्टिस्ट पार्टी के लिए। जिस लेफ्टिस्ट पार्टी का नाम क्या है? तो लेफ्टिस्ट पार्टी का नाम याद रखना आपको, जेवीपी पार्टी। कौन सी पार्टी के हैं? जेवीपी। जेवीपी का फुल फॉर्म क्या है? जनता विमुक्ति पेरोमना, ये है जेवीपी पार्टी, इसी के हैं ये, ठीक है। और आपसे हमने बात की थी जब मैंने आपको बताया था कि 50% वोट चाहिए होता है श्रीलंका में प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी को, और अगर वो नहीं जीत पाता है तो फिर एक फॉलो अप इलेक्शन होता है उसके लिए। पर इनको विक्ट्री मिल गई है, काफी अच्छी विक्ट्री मिली है। और एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था, सेंट्रल प्रोविंस के, ठीक है। तो इन्होंने इस गांव से, इस अपब्रिंगिंग से आके जब ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर आएंगे तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज ये है कि अर्थ के पास कभी रिंग हुआ करता था, ऐसा एक स्टडी ने कहा है, ठीक है। तो आपको पता है अभी रिंग किसके पास है? सैटर्न के पास रिंग है, बहुत खूबसूरत सी रिंग है। तो ये रिंग पहले अर्थ के पास भी थी। तो जो रिंग ऑफ सैटर्न हो तो सबसे खूबसूरत है, इसके बारे में हमने बात भी किया था, पूरा एक आर्टिकल था, आपको याद होगा वो। तो उसके बाद जो है ये रिंग के बारे में कहा जा रहा है कि अर्थ के पास भी शायद सिमिलर हुआ करता था। और ये रिंग जो है 466 मिलियन ईयर अगो था, और ये परसिस्टेंस था कुछ मिलियन ईयर्स तक। और इसी से एक हमारे पास्ट के बारे में पजल सॉल्व होती है। ये रिंग क्यों रहा होगा? क्योंकि एस्टेरॉइड की डेब्री वहां पे रही होगी, ठीक है। एक 3 चीजें होती हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये मैं भी बता सकती हूँ, बट ये आप लोग मेहनत करें, ये वाली: कॉमेट, एस्टेरॉइड
और मीटीरॉयड। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये मेहनत आप लोग से मैं ये करवाऊंगी, स्पेशली इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि मैं बता दूंगी आप लोगों को बताने को तो बहुत कुछ है, ऐसे तो मेरे को मन ही करता रहता है, लेकिन अभी प्रीलिम्स भी काफी नजदीक है, तो बेमतलब का इतनी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं कर सकती कि आप रिवाइज ही ना कर सको। इस सेशन का यही मोटिव है कि आप लोग रिवाइज कर सको, क्विक रिविजन। तो इन तीनों का डिफरेंस आप बताएंगे मुझे। तो क्या हुआ ना कि अर्थ के पास भी रिंग होती थी, जैसे अभी जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून के और यूरेनस के पास है, और ये एस्टेरॉइड बेल्ट की बनी हुई थी, एस्टेरॉइड छोटे छोटे पीसेस में था, ठीक है। और ये जो रिंग है वो अर्थ ने अपनी ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींच लिया, और अब ये रिंग नहीं है। अब क्या होता है ना कि ये रिंग के वजह से क्या रहा होगा, कुछ समय पहले साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया इस रिंग का अराउंड अर्थ, उन्होंने बोला कि 21 क्रेटर साइट्स भी मिली हैं अर्थ में। क्रेटर क्या होता है, गड्ढा होता है, ठीक है। और ये क्रेटर साइट्स ही कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिंग रहे होंगे जो बाद में कोलैप्स हो गए हैं। ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज, नॉर्मल सर्कमस्टांस में जो एस्टेरॉइड हिट करता है ना अर्थ को, वो किसी भी लैटिट्यूड पे हिट कर सकता है, इस वजह से हम लोग क्रेटर देखते हैं मून पे, मार्स पे, मरकरी में। लेकिन इंडिया में इंडिया बोल रही हूँ सॉरी, अर्थ में जो है अनलाइकली 21 क्रेटर का रीजन यही हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई रिंग रही है जो कि एस्टेरॉइड की है, वो हिट की है, ठीक। अब ये जो रिंग है अर्थ के इक्वेटर के पास, वो एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट कर सकता है अर्थ पे कि वो किस तरह से मूव करता है। क्रूशियली जो एक्सियल टिल्ट है ना अर्थ का, वो सन के रिलेटिव है, मतलब हम लोग का टिल्ट है एक सन की तरफ, ठीक है। यही जो है वो विंटर हेमिस्फीयर, समर, ये सब चीजें लेकर के आता, सोलर इन्फ्लक्स लेके आता, कितनी धूप की रोशनी आएगी नहीं आएगी, वो टिल्ट की वजह से होता है। ये टिल्ट भी कहीं ना कहीं रिंग की वजह से अलग रहा होगा, लेकिन रिंग जैसे गया तो टिल्ट भी बदला है हमारा, ठीक है। मतलब ये चीज है कि अगर ये टिल्ट हेमिस्फेयर अर्थ के पास ज्यादा रिंग हो जाए, तो मतलब अगर अर्थ कम टिल्ट करे सन की तरफ, ठीक है, सन की तरफ, तो क्या होगा ना, समर थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी और उससे ओवरऑल हीटिंग हो जाएगी। लेकिन समर को कम करना है तो कहीं अगर हम लोग थोड़ी सी टिल्ट को कम कर दे सकते तो ग्लोबल कूलिंग हो जाएगी, और ये कूलिंग अभी इंडिया के लिए बहुत, मतलब अर्थ के लिए, बार बार मैं मुंह से क्यों इंडिया निकल रहा है, अर्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि 450 से 465 मिलियन ईयरों को मीन टेम्परेचर अर्थ का प्लमेट किया होगा ड्रामेटिकली, ठीक है। और इस वजह से अर्थ में हिमालयन आइस एज आया होगा, जो कि कूलेस्ट पीरियड था अर्थ का। ये आइस एज, ग्लोबल आइस एज आया था हमारे अर्थ पे, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिंग के वजह से ही कूलिंग आई थी, क्वेश्चन ये बनता है। तो कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि हाँ, लेकिन कुछ बोलते हैं कि और भी ज्यादा रिसर्च की जरूरत है जानने की कि अगर हमारे ये कूलिंग आई थी, क्योंकि आपको बता दिया मैंने कि टिल्ट और रिंग का कनेक्शन है, तो कूलिंग में कहीं ना कहीं ये रिंग और टिल्ट की कनेक्शन रही होगी। तो इसी के ऊपर और भी ज्यादा स्टडी होगी, और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टडी लग रही है मुझे, है ना। यहाँ से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम का। ओके नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। देखो, प्रो फार्मर टर्न इन एडिबल, लास्ट 2 वीक से हम लोग देख रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो ऑयल सीड के ऊपर लिए जा रहे हैं, वो इंडियन फार्मर्स, ऑयल सीड फार्मर्स को बचाने के लिए। ऑयल सीड क्या होती है, ऐसे सीड्स जिनसे ऑयल निकलता है। कौन कौन से सीड्स हैं, देखो इंडिया में जो खाने वाला तेल है ना, उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इतना इंडिया में खुद नहीं बनता, इंपोर्ट होता है। तो जो भी वेजिटेबल ऑयल हम लोग खा रहे हैं वो दूसरे किसी नेशन से आ रहा है, और इस वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट बिल बढ़ता है। और इंपोर्ट बिल बढ़ने की वजह से क्या इशू होती है कि इंडिया जो है वो बाकी चीजों के लिए उसके पास पैसे नहीं बच पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग अभी अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कहेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं ऑयल सीड का, तो कितना ज्यादा बच सकता है ये इंपोर्ट के बारे में ये बोल सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जो है ना इस तरह के स्टांस ले रहा है, जो अपनी इंडियन ऑयल सीड फार्मर्स है उनको इंटरेस्ट में हो, ताकि वो और ज्यादा ये तिलहन बोलते हैं इसको, तिलहन वाली जो सब्जियां हैं वो उगा सकें, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अक्टूबर 2020 में बीसीडी हैज बीन लेविड ऑन क्रूड पाम ऑयल, मतलब जो भी टैक्सेस होते हैं ना, कौन से, जिसको बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसको हटा दिया गया है पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर के ऑयल इंपोर्ट पे। तो ये इफेक्टिव ड्यूटी जो है, लेविड का मतलब हटाने नहीं, सॉरी, लगा दिया गया, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो लगा दी गई क्रूड पाम ऑयल, सोयाबीन और इस पे। ये इफेक्टिव ड्यूटी जो है 27% की हाईएस्ट है अभी तक की, ठीक है। और ये ड्यूटी जो है वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो इससे क्या होगा ना, प्रो कंज्यूमर से प्रो प्रोड्यूसर बनेंगे। अगर हम लोग बाहर से लेते रहे, बाहर से इंपोर्ट करते रहे चीजों को, तो जितना इंपोर्ट करेंगे उतना इशू होगा हम लोग पे। तो क्यों ना अगर हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा देते, बीसीडी लगा देते, तो फार्मर्स जो है वो बाहर से कम लेंगे, इंपोर्ट करेंगे, और कम इंपोर्ट करने की वजह
से इंडिया के पास पैसे होंगे, तो इससे क्या होगा, नए हम लोग प्रो कंज्यूमर से प्रो प्रोड्यूसर बन जाएंगे, यही रीजन है। तो यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूएनएफएओ बोला जाता है, वो ऑयल प्राइस इंडेक्स निकालता है। उस ऑयल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो रशिया इन्वेजन वॉर के बाद यूक्रेन जो है उसमें प्राइस थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन यूक्रेन से लोग बहुत ज्यादा वेजिटेबल ऑयल लेते हैं, क्योंकि यूक्रेन में सनफ्लावर ऑयल ये सब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक वर्सेस इंपोर्ट, इसके लिए अब आप इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या प्राइस कितना बढ़ा है नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ ये कि यूएन ने ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव ब्रोकन किया था। ये अग्रीमेंट जो है वो नेविगेट करने में मदद करता था यूक्रेन के पोर्ट से सनफ्लावर ऑयल। देखो कहानी क्या है, बहुत बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानी है कि यूक्रेन जो है ना वर्ल्ड को सनफ्लावर ऑयल प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ ना, तो ब्लैक सी आपको पता है वहां पे बहुत ऐसे कोई इस पे गोलाबारी कोई इस पे गोलाबारी कर रहा था, तो ग्रेन जो है ना बहुत सारा ग्रेन वगैरह भी जो है, यूक्रेन जो है ग्रेन बास्केट भी है, तो वो ग्रेन वगैरह इंपोर्ट करता था बहुत सारे, एक्सपोर्ट करता था बहुत सारे नेशन को। तो क्या हुआ ना कि इस वॉर के वजह से यूक्रेन जो है वो ढंग से कर नहीं पा रहा था एक्सपोर्ट, बहुत लोग भूखे मर जाते, तो यूएन ने एक डील में ब्रोकर की तरह काम किया, बिचौलिए की तरह काम किया, अच्छे काम के लिए, उसका नाम था ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। और इसके बाद वापस से क्या बोला गया, रशिया को अर्ज किया गया कि सिर्फ जो भी शिप होगी जिसके अंदर ये अनाज होगा, ठीक है, उसको जाने दिया जाए। तो इससे क्या हुआ ना, सनफ्लावर ऑयल वापस से अवेलेबल होने लगा, नहीं तो उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया था। अब इंपॉर्टेंट यहाँ आपके लिए प्रीलिम्स के लिए क्या है, एक तो ये ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव किसने ब्रोकर किया था, यूएन ने किया था, इसमें कौन इन्वॉल्व है, तो यूक्रेन। दूसरी चीज कौन कौन सी एडिबल ऑयल इंडिया में है, पाम, सोयाबीन, सनफ्लावर, ठीक है। तो 2017 2013 2023-24 में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट किसको कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम लोग सनफ्लावर ऑयल को कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग सनफ्लावर ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर दे, खुद उगाना शुरू कर दे, तो प्रो कंज्यूमर से प्रो फार्मर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। उसके अलावा सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि कितना हम लोग, ये डेटा आपको बता रहे कितने टन में हम लोग ये ले रहे हैं, लाख टन में आप देख सकते हैं 134.71 लाख टन में। तो इसीलिए हम लोग क्या चाह रहे हैं कि इंडिया इंपोर्ट ना करे, इंडिया प्रोडक्शन करे, और इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, और वही गवर्नमेंट कर रही है, जैसे बीसीडी को लगा करके जब कस्टम ड्यूटी लगा देंगे तो लोगों के पास कम वो रहेगा इनिशिएटिव कि हाँ चलो मैं इंपोर्ट करूं। दूसरी न्यूज ये आपको पता है, मार्क्सिस्ट अभी हमने बात की, दिसेनाइके जीत गए। दिसेनाइके के जीतने की वजह से ना बहुत बड़ा चेंज देखा जाएगा। अगर कोई जो है लेफ्ट का नेता जीत जाता है तो बहुत बड़ा चेंज आता है, ठीक है। श्रीलंका में वोट किया गया इन्होंने, तो मार्क्सिस्ट नेता होने की वजह से दिसेनाइके 55 साल के, वो एक अलग इस्टेब्लिश्ड, मतलब एक अलग स्टांस लेकर के आ जाएंगे, रशिया बार बार बोलिए, श्रीलंका के लिए लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी लेकर के आएंगे, ठीक है। रानिल विक्रमसिंघे जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो अब देखो मैसेज क्या है वोटर्स के तरफ से, अगर कहीं पे लेफ्ट का नेता जीतता है जो कि एक मार्क्सिस्ट है, तो वोटर्स की तरफ से मैसेज क्या है, वोटर ये है कि श्रीलंका की हिस्ट्री में पहली बार कोई लेफ्टिस्ट नेता नहीं जीता है, ठीक है। पहले भी जो है वो जीते हैं, और ये फर्स्ट टाइम श्रीलंकन हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई ऐसा लेफ्टिस्ट नेता जीता हो। अब ये एक कंट्री के लिए ये पता चलता है कि ये कंट्री थक चुकी थी इकोनॉमिक क्राइसिस से, और ये गोटबाया राजपक्षा की प्रेसिडेंसी के वजह से स्ट्रीट्स पर आ गए थे श्रीलंका के लोग, तो वहीं पे इन लोगों का ये मैसेज क्लियर हो गया था जब ये लोग स्ट्रीट पर आ गए थे कि हमें अब नहीं चाहिए राजपक्षा फैमिली, हमें इससे निकालो। और इन्फ्लेशन और एसेंशियल कमोडिटी क्राइसिस के वजह से मास प्रोटेस्ट देखे गए थे 2022 में, तो वो प्रोटेस्ट ही रीजन था कि कोई एक पॉलिटिकल चेंज आएगा, पॉलिटिकल चेंज जो है तब भी आता है, और तब इसी वजह से एक ऐसे इंसान जिसकी इतनी हम्बल बिगिनिंग है वो आ गया है। तो अब इससे क्या होगा, एक चेंज आएगा, सिन्हलीज अपना जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें भी चेंज आएगा। दिसेनाइका के वोट के वजह से कलेक्टिव जन एक तरह का रिनेसांस आएगा, रिनेसांस एक नए अवेकनिंग को कहते हैं, ठीक है। श्रीलंकन जो है अब एक नई तरीके से चेंज देखना चाहेंगे, ठीक है। अब न्यू दिल्ली के लिए क्या टास्क है, कुछ दिसेनाइका के पब्लिक स्टेटमेंट इंडिया के लिए चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते 13th अमेंडमेंट को, और कल हमने 13th अमेंडमेंट के बारे में चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था आप लोगों को। तो अगर ये 13th अमेंडमेंट को जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, जो वो एलटीटी वाला प्रॉब्लम है, श्रीलंकन वर्सेस एलटीटी वाला जो सिविल वॉर हुआ था जिसमें ये 13th अमेंडमेंट की बात हुई थी, वो इंडिया में क्रिएट कर सकता है इशू,
ठीक है, तो इसीलिए न्यू दिल्ली को नए तरीके से देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि ये ना थोड़े से प्रो चाइनीज भी है, तो जो भी नेशन थोड़ा प्रो चाइनीज, जो भी इंसान थोड़ा प्रो चाइनीज होता है वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको पहले ही पता है प्रेसिडेंट मोइजू के जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है, उनके प्रो चाइना चाइनीज होने की वजह से हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम आई थी, तो दिसनाइके के आने की वजह से भी आ सकती हैं। तो ये मेजर चैलेंज यही है इंडिया का कि उसको इन दोनों फ्रंट पे सोचना पड़ेगा। और दिसनाइके जी के लिए चैलेंज क्या है, तो इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है, इंडिया जो है वो फाइनेंशियल ह्यूमैनिटेरियन हेल्प $4 बिलियन का इंडिया को 2000 श्रीलंका को 2022 में दे चुका है, जब श्रीलंका अपना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से डील कर रहा था। तो ये एक गुडविल था इंडिया का, इस चीज को आई होप ये समझे। और आईएमएफ ने भी बहुत हेल्प की थी, लेकिन कब तक कोई हेल्प करेगा, इंसान को खुद ही अपनी खुद मदद करनी पड़ेगी। तो ये चीज अभी इनको करना पड़ेगा, अपनी देश को एक इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालना पड़ेगा। और इस तरह हम लोग थोड़ा सा श्रीलंका के मैप को देख लेते हैं। ये देखो, ये है नॉर्दर्न श्रीलंका और ये हो गया आपका सदर्न श्रीलंका। जो नॉर्दर्न श्रीलंका वो इंडिया के पास है, यहाँ पे जाफना पेनिनसुला है, यहीं पे आपको तमिल्स दिखते हैं, जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है। और ये क्या चाह रही है, यही 13 अमेंडमेंट के थ्रू ये लोग चाहते हैं कि इनको भी कुछ पावर मिले, और कहीं ना कहीं ये लोग कटना भी चाहते हैं। ठीक है, इस वजह से सिविल वॉर हो गया था। और हमारे जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए थे राजीव गांधी जी पे, उसमें भी कहीं ना कहीं इसी की हिस्ट्री का रोल रहा है। ठीक है, अब और यहाँ के जो लोग हैं वो सिन्हलीज हैं, वो सिन्हला लैंग्वेज बोलते हैं। तो सिन्हलीज लोग जो हैं वो लोग अलग चीजें चाहते हैं, वो लोग तमिल्स को नहीं चाहते कि तमिल्स लीड करें। तो यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट जगह जो इंपॉर्टेंट है वो है जाफना। ठीक है, श्रीलंका में कोलंबो तो आपको पता ही है कैपिटल है। उसके बाद गल्ले आप देख सकते हैं, साउथ इंडिया के पास है। ठीक है, यहाँ पे एडम्स ब्रिज दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। इंडिया और ये श्रीलंका के बीच में पार्क स्ट्रेट है यहाँ पे। इधर गल्फ ऑफ मन्नार, इधर बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन इधर है। ये हम्बन तोता पोर्ट है, यही पोर्ट के बाद में बात करी थी, जो चाइना ने अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के वजह से लूटने की कोशिश की। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप मैप में देखें तो ये रहा श्रीलंका, इंडियन ओशन के पास है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। और कल का आंसर था लेबनन, जो कि बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये आज का आंसर है, इस क्वेश्चन है जिसका आप लोग आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।